डिस्कस कर लिया है। अच्छा जी, अब मैं कुछ बात और आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ें, वो समझने वाली हैं, मज़ेदार चीज़ें। पहले तो समझिएगा, क्योंकि अंतिम में मैं इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको जो उससे रेफरेंस निकलेगा वो बहुत ही मज़ेदार निकलने वाला है। ये मैं मिटा देता हूँ, कंपाउंड एल्केन DU। देखिए CH और H में यहाँ बना देता हूँ। ये किसका स्ट्रक्चर है जी? ये है मीथेन का, CH4 का। ठीक है, ये CH4 का एक स्ट्रक्चर है, ऐसे है ना। अगर आप इसकी DU की बात करें, DU की, तो कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन है तो N को अगर 1 रखते हैं, DU कैसे निकालते हैं? अल्केन का जनरल फार्मूला रखते हैं, उससे कंपेयर करते हैं कितने हाइड्रोजनों की कमी है, उसी के हिसाब से DU निकाल देते हैं। तो N क्या है यहाँ पे? एक कार्बन है तो N है 1। इसमें अगर N1 रखेंगे तो C1H 2 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 और प्लस 2 4, तो H4 और C1। तो C1 को तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, और H यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। तो अल्केन क्या आएगा? अल्केन इसका आएगा CH4 आएगा, और है क्या? CH4। तो एक भी हाइड्रोजन की कमी नहीं है, तो जो अपना DU आ गया वो क्या आ गया? DU आ गया 0। DU क्या आ गया? 0 आ गया। अच्छा, आप इसी के साथ साथ एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। जैसे हम कहें कि CH4 नहीं, CH3OH। क्या बोले? CH3OH। तो आप इसका स्ट्रक्चर बना के थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH। ये हो गया CH3OH का स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा इसकी DU निकालने की कोशिश करते हैं। CH3OH का स्ट्रक्चर, इसका DU निकालने का हम लोग कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर इसका DU निकालना है और इसको थोड़ा और वेरीफाइड फॉर्म में लिखना है तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? CH3 तो है ही, एक हाइड्रोजन और है, ध्यान से देखिए, H3 तो है ही, इसको मतलब और कंडेंस फॉर्म में अगर लिखें तो CH3 यहाँ पे है, एक H और है, तो CH4 ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक ऑक्सीजन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH4O, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है, CH4O लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इसका DU निकालने की कोशिश करते हैं, सॉरी मार्कर गिर गया। DU निकालने की कोशिश करते हैं। DU कैसे निकालेंगे? एल्केन से कंपेयर करके। N कितना है? एक ही कार्बन है तो N है 1। अगर अल्केन से कंपेयर करेंगे तो CH4 आएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे CH4 है, तो हाइड्रोजनों में कोई कमी आई क्या? कोई कमी नहीं आई। हाइड्रोजन में अगर कोई कमी नहीं आई तो DU क्या हो गया? 0 हो गया। ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं जो अब बताने जा रहा हूं, पिन पॉइंट ये कहता है कि अगर आप कार्बन चेन में ऑक्सीजन लाते हो, क्या कर रहा हूं मैं, कार्बन चेन में अगर आप ऑक्सीजन लाते हो तो ऑक्सीजन के आने से कार्बन चेन के हाइड्रोजन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जितना हाइड्रोजन पहले रहता एक कार्बन में, जैसे मान लो मैंने यहां पे दिखाया, एक कार्बन में कितना हाइड्रोजन रहता? 4। अगर ऑक्सीजन नहीं रहता तो एक कार्बन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन हो सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन के आ जाने से भी एक कार्बन में अभी भी आपको 4 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के आ जाने से हाइड्रोजनों में कोई कमी नहीं आती। चाहो आप एक कार्बन में देख लें, चाहो 2 कार्बन में, चाहो 3 कार्बन में, चाहो 4 कार्बन में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बना भी देता हूं 2 कार्बन का, जैसे C2H6O देख लीजिए, C2H6। जैसे मान लीजिए हमको बनाना था इथेनॉल, मतलब CH3 और CH3CH2OH, सॉरी CH3CH2OH, CH3 नहीं हो सकता ना, कार्बन 4 बॉन्ड बना, CH3CH2OH ये बनाना था हमको। हाँ, तो इसमें क्या करना था? इसमें आप देखिए ध्यान से, यही तो है ना इथेनॉल अपना। इसमें देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 2 5, और 1 हाइड्रोजन यहाँ है, तो क्या हो गया? पहले तो कार्बन कितने? 2 कार्बन है तो C2। अब हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 3 2 5 और 1 6, C2H6, और ऑक्सीजन 1 है, तो पूरा कंपाउंड का कंडेंस फार्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। अच्छा, 2 कार्बन का अल्केन का फार्मूला क्या होता है? C2H6 होता है। कैसे? N2 रखिए तो क्या आ जाएगा? CnH2n प्लस 2 में N को 2 रखिए तो C2 हो जाएगा H, 2 इंटू 2 4, धन 2 6, C2H6 आएगा। तो अल्केन का क्या आ गया? C2H6 आ गया। अल्केन का फॉर्मूला किसका? 2 कार्बन के अल्केन का, वो भी यही है और वो भी यही है,
तो ऑक्सीजन के आने से हाइड्रोजनों में कोई कमी दिखते हुई नहीं दिख रही है। इसी वजह से हम लोग एक चीज़ कहते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन आ जाता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन चेन है, अगर उसमें ऑक्सीजन आ जाता है तो उसके आने से हाइड्रोजन में कोई कमी नहीं होती। मेन बात यही है, ऑक्सीजन आ जाने से हाइड्रोजन की संख्या में कोई भी कमी नहीं होती है। ये लाइन याद रहनी चाहिए, ठीक है, ये लाइन याद रहनी चाहिए। अभी मैं आपको एक टोटका भी बताऊंगा इसी के हिसाब से। ये चीज़ समझ गए? चलिए, ऑक्सीजन के आ जाने से कोई भी कमी नहीं होती है। अब देखिए, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन ला देते हैं। जैसे देखिए, अब हम लोग को क्या करना था, CH पहले हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा के OH लगाया था, अल्कोहलिक ग्रुप। वैसे ही एक हाइड्रोजन हटा के NH2 लगा देते हैं, है ना। 1 डिग्री नाइट्रोजन है ये, सॉरी 1 डिग्री अमीन है। इसका DU निकालने की कोशिश करते हैं, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। अच्छा, ध्यान से देखिए, तो इसका कंडेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और 3 2 5, CH5, 5 हाइड्रोजन है, और एक नाइट्रोजन। कंडेंस इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बनेगा CH5N। अगर आप इसकी DU निकालने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे, N क्या है, N है 1। अल्केन से अगर कंपेयर करेंगे N 1 तो क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है जी, CH4 होता है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। यहां पे जब आप देखेंगे इस कंडेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के आने से एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आ गए, 5 हाइड्रोजन आ गए। कितने हाइड्रोजन आ गए, 5 हाइड्रोजन आ गए। हाँ, तो अब कहने वाली बात क्या है, कहने वाली बात ये है कि जब भी नाइट्रोजन आ जाए तो हाइड्रोजन की संख्या अपने आप एक बढ़ जाती है। कार्बन चेन में जब भी नाइट्रोजन आ जाए तो हाइड्रोजन की संख्या एक हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है। यहां पर देख लीजिए, आपको एक कार्बन था तो CH4 होता, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन आया तो अगर इसका कंडेंस फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखता दिख रहा है, CH5 लिखा। अब आप कहेंगे ये तो एक ही कार्बन है ना, और ये NH2 था। NH हो तो देखिए ध्यान से, अगर NH होता, मतलब अगर हम नाइट्रोजन अमीन की डिग्री घटाते हैं, बढ़ाते हैं, जैसे 2 डिग्री अमीन कर दिए, तो NH होता तो क्या, 2 वैलेंसीज फ्री होती, तो 2 कार्बन जुड़ते, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, यही तो होता, 2 कार्बन जुड़ते। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, 1 2, तो अगर इसका कंडेंस फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, C2H कितना है, 3 3 6 6 1 7, 3 3 6 1 H7N। ध्यान से देखने वाली बात क्या है, नाइट्रोजन आया। अच्छा, सेकेंड मेंबर ऑफ अल्केन क्या होता है, C2H6 होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, C2H6 होता है। C2H6 से कितना हाइड्रोजन ज्यादा है, एक हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कंक्लूजन जो मैं निकाल रहा था वो सही है। क्या कंक्लूजन सही है, कि नाइट्रोजन के आने से एक हाइड्रोजन अपने आप बढ़ जाता है कार्बन चेन में। नाइट्रोजन के आने से एक हाइड्रोजन कार्बन चेन में अपने आप बढ़ जाता है। ये कंक्लूजन है जी इसका। ये सारी कंक्लूजन आपको थोड़ी देर तक याद रहना चाहिए कि ऑक्सीजन के आने से हाइड्रोजन की संख्या में कोई भी कमी नहीं होती है, लेकिन जब भी नाइट्रोजन उस कार्बन चेन में आ जाएगा तो वो कार्बन चेन के हाइड्रोजन को 1 से बढ़ा देता है। अच्छा, 2 चीजें हमने देख ली, ये समझने वाली बात हो रही है, ये तुरंत फट से रट लेते हैं हम लोग ऑर्गेनिक में। अच्छा, अब ये देखिए, कार्बन हाइड्रोजन था। अगर मान लेते हैं कि फ्लोरीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, या फिर क्लोरीन, या फिर ब्रोमीन, या फिर हाइड्रोजन आयोडीन, यानी कि कोई अगर हम हैलोजन इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई भी हम लोग हैलोजन इंट्रोड्यूस करते हैं, तब क्या होगा, हैलोजन, जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन इंट्रोड्यूस कर दिए, है ना, क्लोरीन इंट्रोड्यूस कर दिए, तो इसको क्या लिखेंगे, CH3Cl लिखेंगे, CH3Cl ही तो लिखेंगे, कंडेंस में लिखता हूँ, CH3Cl ही तो लिखेंगे। अच्छा, एक कार्बन का अल्केन क्या होता है CH4। एक कार्बन का अल्केन होता है CH4। अगर आप ध्यान से देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगाने से एक हाइड्रोजन कम हो रहा है ग्रुप में। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। होना कितना चाहिए, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या समझ में आया, अगर आप हैलोजन लगाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो एक हाइड्रोजन घटा देता है। क्या कर देता है, एक हाइड्रोजन घटा देता है। कंक्लूजन लिखता हूं मैं, अब जो मैं मेन बात मुझे करनी थी, कंक्लूजन लिखता हूं मैं।
अब जब भी आपको डी निकालना हो, सुनिएगा ध्यान से, जब भी आपको डी निकालना हो और उसमें कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो, जैसे वो दे दिया हो C3H6N, C3H6Cl, C2H4Cl, C2H4N, C2H4O, ऐसा कुछ दे दे, तो ये सब क्या है? कंडेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इससे आपको डी निकालना है। तो आपको क्या पता रहना चाहिए? आपको ये पता रहना चाहिए कि नाइट्रोजन आते ही एक हाइड्रोजन बढ़ा देता है, इसलिए अगर मुझे डी निकालना है तो जब भी नाइट्रोजन हमको उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में नाइट्रोजन दिया हो तो एक हाइड्रोजन कम करके डी निकालना है। जब भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिया हो तो मतलब हैलोजन है, तो ये क्या करता है? एक हाइड्रोजन घटा के, एक हाइड्रोजन ये क्या करता है? स्ट्रक्चर में घटा देता है। इसलिए जो भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ के डी निकालना है। ऑक्सीजन दिया है तो एज इट इज जो दिया है उसी के हिसाब से डी निकाल देंगे। लेकिन नाइट्रोजन नस कंपाउंड कोई दिया हो तो डी निकालने के लिए एक हाइड्रोजन घटा देंगे, और अगर वहीं हैलोजन दिया हो तो डी निकालने के एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यही टोटका, यही तो आपको सिखाना था मुझे, यही चीज रटा दी जाती है तुरंत कि अगर हैलोजन आए तो एक हाइड्रोजन लगा के डी निकालनी है, नाइट्रोजन आए तो एक हाइड्रोजन घटा के डी निकालनी है, और अगर ऑक्सीजन हो तो वैसे के वैसे डी निकालनी है। लेकिन ये चीज आज आपको समझ में आई होगी कि नाइट्रोजन आने से क्यों एक हाइड्रोजन घटा के डी निकालनी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन आते ही एक हाइड्रोजन जोड़ देता है पहले से ही पूरे कंपाउंड में। इसलिए हम क्या करते हैं? डी निकालते समय एक हाइड्रोजन घटा के डी निकाल देते हैं। अब देखिए ये क्या भैया? ये है नया जुगाड़। क्या है? जुगाड़। देखिए जुगाड़ कैसे, देखिएगा जुगाड़ है कार्बन के साथ जब भी ऑक्सीजन आ जाए तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन आ जाए तो क्या करेंगे, और ये मैं मिटा देता हूं, ये मैं मिटा देता हूं, और हैलोजन आ जाए, जैसे कि फ्लोरीन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए और आयोडीन हो जाए, ये क्या है? हैलोजन है। तो जब भी ये सब आ जाए तो क्या करना है? तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, देखिएगा बताता हूं क्या करना है। और डी निकालना हो, ऑक्सीजन आ जाए तो नो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जैसा है वैसे ही अल्केन के फॉर्मूला से डी निकाल देना है। नाइट्रोजन आएगा तो ये क्या करता है? इट एड्स वन हाइड्रोजन। सो आपको क्या करना है? डी निकालते समय एक हाइड्रोजन घटा के निकालना है, यानी कि जब भी नाइट्रोजन आए तो -1 हाइड्रोजन करके डी निकालना है। ठीक है? ऐसे हैलोजन आ जाए, हैलोजन क्या करता है? इट रिमूव्स 1 हाइड्रोजन। सो यहां भी लिख देता हूं, सो हैलोजन आते ही एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन करके डी निकालनी है। ये आप लिख लीजिए कॉपी में। ऑक्सीजन आए तो कोई हाइड्रोजन का लॉस नहीं होता है, इसलिए डी यू एज इट इज निकाल लेंगे। क्या क्या करेंगे? सो डी यू एज इट इज, जैसा है वैसे ही डी निकाल लेंगे। लेकिन अगर नाइट्रोजन आए तो एक हाइड्रोजन घटा के डी निकालेंगे, और अगर हैलोजन आए तो एक हाइड्रोजन जोड़ के डी निकालेंगे। ठीक है जी? चलिए ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके डी निकालने के लिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए। ठीक है? चलिए ये बात समझ में आ जाती है हम लोगों को, ये बात समझ में आ जाती है। आइए लिख लिए सब लोग। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए C3H4O ये निकालना है, इसका डी निकालना है। देखते पता चल गया ऑक्सीजन लगा हुआ है तो अल्केन से पहले तो कंपेयर करना पड़ेगा, अल्केन से कंपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद डी बता देंगे। पहले जो भी कंपाउंड दिया है
उसको अल्केन से कंपेयर करेंगे, अल्केन से कंपेयर करके डी बता देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन लगने से हाइड्रोजन में कोई कमी नहीं आती, तो जैसे हम लोग अल्केन के निकालते थे डी मतलब अल्केन से जैसे कंपेयर करके नॉर्मल डी निकालते थे वैसे यहाँ पे भी निकाल देंगे। तो नॉर्मल में ये क्या होता है, 3 3 दूनी 6 धन 2 8 होता क्या, C3H8 होता है क्या, C3H4 है। तो कितने हाइड्रोजनों की कमी है, 4 हाइड्रोजनों, यानी कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो डी क्या आ गया, 2 डी आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अगला कंपाउंड देखिएगा, C3H5N, C3H5N। अच्छा अल्केन से कंपेयर करिए तो होता क्या, C3H8 होता, C3H8 होता। देखते ही पता चल गया नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है तो एक हाइड्रोजन घटा के डी निकालना है कितना हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन घटा देंगे तो कितना हाइड्रोजन बच जाएगा, 4 हाइड्रोजन। अच्छा 4 हाइड्रोजन है तो डी निकालते समय कितने हाइड्रोजन की कमी आएगी, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे है 4, तो 4 हाइड्रोजन की कमी आएगी। अगर 4 हाइड्रोजन की कमी आई तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी कि डी इसकी भी 2 हो गई। मजा आ रहा है, आएगा। आइए अगला, C3H3Cl, C3H3Cl। ध्यान से देखिए ये है क्या, इस 3 है तो C3H8 होना चाहिए अल्केन, C3H3Cl है तो हम लोग देखते ही पता चल गया हेलोजन है, हेलोजन है तो एक हाइड्रोजन जोड़ के डी निकालना है। तो क्या क्या लिख सकते हैं इसको, C3H4 लिख सकते हैं, C3H4 लिख सकते हैं, C3H4 है और ये C3H8 है, तो कितने हाइड्रोजनों की कमी आई, 4 हाइड्रोजनों की कमी आई। 4 हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो इसकी भी डी 2 आ गई। वेरिएशन समझ में आ रही है, वेरिएशंस ऐसे ही दी जाएंगी आपको जब भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएगा वो आपसे निकलवाएगा तो। अच्छा कुछ और कर लेते हैं, C4H11N, C4H11N। देखिए ध्यान से, 4 दूनी 8 धन 2 10, तो होना क्या चाहिए, C4H10 होना चाहिए अल्केन के हिसाब से, क्योंकि नाइट्रोजन है तो एक हाइड्रोजन जोड़ के ये देता है, तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन घटा के डी निकालेंगे। हमें नाइट्रोजन देखते क्या पता चल जाना चाहिए, डी निकालना है, एक हाइड्रोजन घटा के डी निकालेंगे, एक हाइड्रोजन घटाएंगे तो हो क्या जाएगा, ये C4H10 हो जाएगा। यहाँ भी क्या है C4H10, तो डी 0, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर फ्लोरीन वाली होता तो, फ्लोरीन वाला होता तो कुछ ऐसा दिया होता आपको, C4H9N, C4H9N। तो अब देखिएगा ध्यान से, C4 के साथ क्या होता है, अल्केन H10 होता है। यहाँ क्या है C4H9, अरे सॉरी ये F, यहाँ पे FCl लगा दो, मैं Cl लगा दो, हेलोजन कोई सा हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइड कोई से भी इसमें लगा हुआ हो सकता है। हाँ देखिएगा ध्यान से, C4H9Cl है। अब देखिए C4H10 है तो ये हो क्या जाता, अगर होता तो C4H10 हो जाता, क्योंकि हेलोजन आता है, एक हाइड्रोजन बढ़ा के हम लोग डी निकालते हैं। C4H9 था, एक हाइड्रोजन जोड़ के डी निकालेंगे, C4H10 हो गया तो डी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मज़ा आया होगा मेरे हिसाब से आपको ये कंसेप्ट सीख के, है ना। और ये इसके पीछे का क्या राज है वो भी आपको पता चला, नहीं तो हमें इसके पीछे का राज ही नहीं पता चलता और हम ये रख लेते हैं कि फ्लोरीन आते ही एक हटा के डी निकालना है, क्लोरीन आते ही एक बढ़ा के डी, ऐसे मतलब हम लोग जो भी जिसका कंसेप्ट है वैसे रट लिया करते हैं। अब एक चीज़ और समझने वाली है डी में, ध्यान से समझिएगा। अब बेस पूरा मैं कंक्लूड कर रहा हूँ डी को। जैसे मान लीजिए ये क्या था, CH3 जिसको हम लोग कहते हैं C2H6। इससे कुछ चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH2 और H, उसे एक ही बात है, CH2 और H। हमने क्या किया, एक एक हाइड्रोजन को यहाँ से छोड़ दिया, लूज कर दिया। जैसे हमने 2 हाइड्रोजनों को लूज किया वैसे ही हमने क्या बना लिया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना लिया, ये बनता है हमारा। और यहीं से हम कहते हैं कि एक पाई बॉन्ड बन गया है। क्या बन गया है, एक पाई बॉन्ड। तो हम कह देते हैं इसका DU बन हो गया। हम तो यही तो सीखे हैं ना कि किसी भी कंपाउंड में अगर DU एक है इसका मतलब क्या होगा, एक डबल बॉन्ड आ सकता है। हमने आज तक क्या सीखा था कि अगर किसी कंपाउंड में एक DU है तो उसमें एक पाई बॉन्ड तो होगा ही, 2 DU है तो 2 पाई बॉन्ड होगा। अब 2 पाई बॉन्ड हो सकता है 2 डबल बॉन्ड के रूप में हो, एक ट्रिपल बॉन्ड के रूप में हो। तो DU का मतलब अब तक हम क्या सीखे थे, जितना DU उतना पाई बॉन्ड। अच्छा ये तो ओपन चेन के लिए था। अब आइए कुछ और समझते हैं। यही स्ट्रक्चर अगर ऐसे होता, जैसे CH3 अगर हमको यहां से बनाना था,
हम ये क्या बना रहे हैं, C4H10 बना रहे हैं, तो ये ऐसे बनेगा, यही तो होता ना। ऐसा इसको सीधे लिख दो चाहे नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ऐसे ही तो होता। C4H10 3 3 6 2 8 2 10 C4H10। अच्छा, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH2 CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन लॉस होते ही एक बॉन्ड पहले बन गया था, तो अब भी यहाँ भी क्या होगा, हमने क्या किया, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकाला और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकाला, तो फिर से हमने -2 हाइड्रोजन किया। तो जैसे यहाँ से 2 हाइड्रोजन लॉस करते हुए यहाँ पे एक बॉन्ड बना था, वैसे यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लॉस करते हुए एक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड तो आएगा ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ से लॉस किया है। ये देखिए नया बॉन्ड आ गया, और ये क्या बन गया, ये बन गया साइक्लो कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब DU अब खत्म हो चुका है। इसमें क्या समझना था, समझने वाली बात ये थी कि जितना DU होगा, अच्छा यहां भी 2 हाइड्रोजनों की कमी आई, पहले ये देखिए 2 हाइड्रोजनों की कमी यहां पे भी आई, यहां पे भी आई। 2 हाइड्रोजनों की कमी आने से एक पाई बॉन्ड भी बना, 2 हाइड्रोजनों की कमी आने से एक रिंग भी बनी, ठीक है। यानी कि DU यहां भी एक था, यहां भी एक था, है ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजनों की कमी तो यहां भी आई, तो DU तो यहां भी एक ही आया, लेकिन यहां पे तो कोई पाई बॉन्ड आया ही नहीं, तो यहां पे क्या है, एक रिंग आई। क्या आई, एक रिंग आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब DU केवल पाई बॉन्ड की संख्या से नहीं पता चल सकता है, DU टोटल कब पता चलेगा, किसी कंपाउंड में कितना रिंग है प्लस कितना पाई बॉन्ड है, ये बताएगा टोटल DU कितना है। अभी तक क्योंकि हमने ओपन चेन का डिस्कशन किया था, इसलिए हमने रिंग वाला केस आपको नहीं समझाया था, लेकिन आज आपको ये भी समझ में आएगा DU का मतलब क्या है, जितने हाइड्रोजनों की कमी हो रही है अल्केन के हिसाब से। अच्छा, अगर आप इसको टोटल स्ट्रक्चर अल्केन के हिसाब से बनाए तो ये क्या है, 4 हाइड्रोजन है, तो होना कितना चाहिए, C4H10 होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखें तो 4 कार्बन हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 है, कितना, C4H8 है। आपको C4H8 दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा DU बताइए, तो आप कहेंगे DU 1 है, क्योंकि अल्केन के हिसाब से 2 हाइड्रोजनों की कमी आ रही है। तो इसका मतलब क्या, एक डबल बॉन्ड ही हो सकता है क्या, नहीं जी, एक डबल बॉन्ड तो हो ही सकता है, मतलब एक पाई बॉन्ड तो हो ही सकता है, लेकिन उसके साथ साथ एक रिंग भी बन सकती है, वो जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। C4H8 का मतलब केवल ये नहीं है कि C4H8 का मतलब है 1 2 3 4 और एक कहीं पाई बॉन्ड। C4H8 का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो, ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है, ये भी तो C4H8 ही है। इसका मतलब क्या है, एक DU, जितना DU है वो क्या है, DU की संख्या क्या है, DU की संख्या बताती है कि किसी भी कंपाउंड में टोटल कितना पाई बॉन्ड है प्लस कितना रिंग है, समझे। हो सकता है, अब देखिएगा समझाता हूं आपको फटाफट कुछ एग्जाम्पल से, ये समझने का भरपूर प्रयास करिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ये स्ट्रक्चर दे दिया गया आपको, आपसे पूछा टोटल DU बताओ, DU कितनी है। अच्छा, DU क्या होता है, DU मैं आपको लिख देता हूं। अब ये जो स्टार मार्क्ड, ये DU का टोटल फार्मूला हो गया। टोटल DU यही आपका अंत तक चलने वाला है। टोटल DU क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, यही है आपका DU। क्योंकि DU रिंग आने से भी तो आता है, 2 हाइड्रोजनों की कमी एक पाई बॉन्ड आने से ही नहीं आता, 2 हाइड्रोजनों की कमी एक रिंग आने से भी आती है। इसीलिए टोटल DU जब हम निकालेंगे तो केवल पाई बॉन्ड की संख्या नहीं गिनेंगे, रिंग की संख्या भी गिनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स विल गिव यू टोटल DU। अच्छा, अब आप यहां ध्यान से देखें, इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो कितनी रिंग है, रिंग एक ही है, लेकिन पाई बॉन्ड कितने हैं, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये। ध्यान से देखिए, दूसरे कलर्स में दिखा देता हूं, एक पाई ये हो गया, एक पाई ये हो गया, और एक ये रिंग हो गई। तो 1 2 3, तो DU कितना हो गया, 3 DU हो गया। कैसे, एक रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने इसमें 2 हैं, प्लस रिंग कितनी है 1, तो DU कितना हो गया, 3 हो गया। ये चीज़ समझने वाली है। तो DU का मतलब केवल आप ओपन चेन में ही आप थोड़ी निकालेंगे, क्लोज चेन में भी तो आपको निकालना आना चाहिए ना, मतलब कोई सा भी कंपाउंड दे दे आपको DU पता होना चाहिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे इस बेंजीन में, इस बेंजीन में अगर आपको DU निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। DU क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई कितने हैं इसमें,
एक पाई ये, एक पाई ये और एक पाई ये, 3 पाई हैं। प्लस रिंग कितनी है, एक रिंग है, तो डी यू कितना हो गया जी, 4 हो गया। देखते ही समझ में आएगा, एक रिंग और 3 पाई 4। अच्छा, बेंजीन का एक और डेरिवेटिव हम बनाते हैं, उसमें समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका डी यू बताइए टोटल। डी यू टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सबसे पहले पाई गिनेंगे, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। 5 पाई है। रिंग कितनी है, एक रिंग ये और एक रिंग ये, 2 रिंग है। तो डी यू कितना हो गया, 5 डी यू हो गया। शायद मेरे हिसाब से डी यू अब आपको टोटल समझ में आ गया हो। डी यू का पूरा डिस्कशन हो चुका है, इससे ज़्यादा डी यू में कुछ नहीं होता डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में मेरे हिसाब से। अब आप देखिए ध्यान से, डी यू मैंने आपको क्या क्या बता दिया। जब भी आपको डी यू पूछा जाए तो आप क्या देख लेंगे, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि कितने डी यू, इसमें कितने, इसका टोटल कितना डी यू है, कंपाउंड दे दिया पूरा और आपसे डी यू पूछ रहा है, तो आप गिन लेंगे कितने पाई बॉन्ड्स प्लस कितने रिंग है, वो टोटल डी यू बता देगा। अच्छा, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला देके पूछ ले कितना डी यू है, तो आप क्या करेंगे, अल्केन से कंपेयर करेंगे और डी यू बता देंगे। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में ऑक्सीजन लगा हुआ है तो आप जैसे अल्केन का कंपेयर करते थे वैसे ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है डी यू निकालने में। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको नाइट्रोजन दिया है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको नाइट्रोजन दिया है तो एक हाइड्रोजन घटा के डी यू निकालिए, और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में हैलोजन दिया हुआ है तो एक हाइड्रोजन जोड़ के डी यू निकालिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये पूरा डी यू का डिस्कशन हो गया। चलिए, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तक का हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। इससे ज़्यादा डी यू में कुछ होता नहीं है, और अब आप पूरा डी यू का क्वेश्चंस कर सकते हैं कहीं से भी कुछ भी। अब देखिए ध्यान से, अब बात आती है होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, कोई आ गया है, सॉरी कोई आ गया था। खैर यार, होमोलॉगस सीरीज तो मैं पढ़ा दूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है, 1 घंटे 10 मिनट की बन चुकी है, और अभी होमोलॉगस सीरीज तक ही आज का टॉपिक हमें कवर करना था। बट कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग बहुत सारे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अगर आप देखें तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ही हम लोग जनरली पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि मैं हर एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो भी पुराने टाइप्स के नॉमेनक्लेचर के मतलब क्लासिफिकेशन के टाइप्स थे, नॉमेनक्लेचर के टाइप्स थे, मैं वही बताऊँगा। जैसे डेराइव्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया एंड नॉमेनक्लेचर हो गया, तो ऐसे सारे चीज़ें हम लोग अगली क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, है ना। तब तक के लिए मेरे हिसाब से हर एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, और जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उससे आपकी हो सकती कंसेप्ट क्लियरिटी और बढ़ी होगी, डेवलप हुई होगी। और ऑर्गेनिक कुछ और नहीं है यार, कंसेप्चुअल क्लियरिटी का ही टॉपिक है। अगर कंसेप्ट हमारे दम खम से भरे हुए हैं, कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं, तो हमसे क्वेश्चंस होंगे। अगर कोई सा भी एक पॉइंट सा भी कंसेप्ट मिस होगा तो उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आपको ये नहीं पता होता कि ऑलिफिनिक बॉन्ड क्या होता है, जो कि कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड होता है, तो आप कैसे कर पाते इस क्वेश्चन को, है ना। ऑलिफिनिक बॉन्ड अगर आपको नहीं पता होता तो आप कैसे अटेम्प्ट कर पाते इस क्वेश्चन का, आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते। एसिटाइलिन बॉन्ड आपको नहीं पता होता तो आप कैसे कर पाते। अगर आपको कहीं पूछ दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिटाइलिन बॉन्ड, अब आप ट्रिपल बॉन्ड ढूंढते रहो, चाहो कार्बन कार्बन के बीच में ढूंढो, चाहो कार्बन नाइट्रोजन, आप कहीं सुना हाँ यार एसिटाइलिन मतलब कहीं ट्रिपल बॉन्ड कुछ होता है, तो आप कार्बन नाइट्रोजन के बीच का हो सकता है, टिक करके चलेगा। तो कंसेप्ट क्लियरिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड कैसे आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, कंसेप्ट को रट कितना कम रहे हैं और समझ कितना ज़्यादा रहे हैं। खैर, डिस्कशन ज़्यादा ना हो, और यहीं पे टॉपिक क्लोज करते हैं। और सब लोग मस्त रहो, पढ़ते लिखते रहो, और अपने गोल पे फोकस्ड रहो। चलिए ठीक है, बाय बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।